नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट को जानते हैं तो आपने आईपीओ के बारे में भी सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पैसा 10 दिन में डबल हो जाता है या कभी-कभी डबल से भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो आपने सही सुना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में कौन-कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं या आईपीओ में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब होता है कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने आप को एनएससी और बीएससी के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना चाहती है तो उसके लिए उस कंपनी को सेबी के गाइडलाइन के अनुसार अपने शेयर को सबसे पहले पब्लिक को देना पड़ता है। तो कंपनी जब अपने शेयर को पहली बार किसी पब्लिक को देती है तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, अर्थात हम उसको आईपीओ बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद ये कंपनी प्राइवेट कंपनी से कन्वर्ट होकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है और इसके बाद पब्लिक एनएससी और बीएससी के स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर अपने पैसे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। तो इस प्रकार आईपीओ का मतलब है कि जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर को किसी पब्लिक को ऑफर करती है तो वो आईपीओ कहलाता है। तो कोई भी कंपनी अपने शेयर को क्यों बेचती है या कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, तो कंपनी को जब पैसे की जरूरत होता है तब कंपनी आईपीओ लाती है। जैसे जब कंपनी को एक्सपेंड करना हो, इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसका पहले एक ब्रांच है और यहीं से यह अपना प्रॉफिट को अर्न कर रहा है। अब यहां से देख रहा है कि इसको 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब कंपनी चाहती है कि अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करे। तो कैसे कर सकती है? ये क्या कर सकती है कि अपना जो इसका आउटलेट्स है उसको बढ़ा सकती है, 1 से 2 कर सकती है या 3 कर सकती है या इस प्रकार ये 10 कर सकती है। तो अगर ये 10 आउटलेट्स कर देती है तो इसको 1 से जब 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था तो 10 से इसको 50 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन 10 आउटलेट्स बनाने के लिए इसको पैसे का जरूरत पड़ जाएगा। तो इसको पैसे कहां से मिलेंगे? तो ये कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर के कुछ भाग को बेच देती है और उसके बदले वो पब्लिक से पैसा ले लेती है और उससे ये आउटलेट्स ओपन कर लेती है। तो इस प्रकार फर्स्ट केस में कंपनी आईपीओ तब लाती है जब उसको अपना कंपनी को एक्सपेंड करना होता है। दूसरा केस है कि जब कंपनी ने पहले ही अपने कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए या किसी और कारण से कर्ज ले लिया हो, तो उस कर्ज को अगर नहीं चुका पा रही है कंपनी तो उस केस में चाहती है कि हम अपने शेयर को बेचकर पहले उस कर्ज को चुका दें ताकि उसका इंटरेस्ट हमें ना पे करना पड़े और कंपनी को एक्सपेंड करने में मदद मिले। तो इसके लिए भी कंपनी आईपीओ लाती है। और तीसरा है कि कोई कंपनी में पहले से ही कोई एंकर इन्वेस्टर होते हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते हैं। अब इस इन्वेस्टर को अपना पैसा वापस चाहिए, तो इस इन्वेस्टर को पैसा दिलाने के लिए कंपनी को आईपीओ लाना पड़ता है। तो अगर किसी इन्वेस्टर को पैसा देने के लिए आईपीओ लाना पड़ता है तो इस तरह के आईपीओ को हम ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। और अगर कंपनी पैसे को अपने यूज के लिए लाना चाहती है तो उसको हम फ्रेश इश्यू बोलते हैं, जो आपको जनरली किसी भी आईपीओ में देखने को मिलेगा। उसको हम वहां पर चर्चा करेंगे। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि आईपीओ में कौन कौन पैसा लगा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है क्यूआईबी। क्यूआईबी मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में कौन कौन आते हैं? तो म्यूचुअल फंड आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आती है, इत्यादि लोग आते हैं। सेकेंड है एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं, अर्थात जिसके पास बहुत अधिक पैसा है। तो इस कैटेगरी में मिनिमम आपको 2 लाख इन्वेस्ट करना होगा। थर्ड है रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल में कौन आते हैं? स्मॉल इन्वेस्टर आते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर उनको बोला जाता है जो मिनिमम 15,000 इन्वेस्ट करेंगे और मैक्सिमम 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 15,000 से 2 लाख तक इन्वेस्ट करने वाले लोग सब रिटेल कैटेगरी में आते हैं। अब ये तीनों लोगों के इन्वेस्ट करने के लिए कोटा फिक्स किया गया है। जैसे क्यूआईबी के लिए अप टू 50% रिजर्व रहता है, एचएनआई कैटेगरी के लिए अप टू 15% रिजर्व रहता है और रिटेल कैटेगरी के लिए अप टू 35% रिजर्व रहता है। इस प्रकार तीनों कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन फिक्स रहता है। आप जितना अमाउंट से अप्लाई करेंगे आप उसके अनुसार उस कैटेगरी में आएंगे। अब इसको आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि क्यूआईबी के लिए 27% रिजर्व है। हमने वहां क्या बताया था कि 50% तक रिजर्व रहता है। तो 50% तक कंपनी जो चाहे
उसके लिए रिजर्व कर सकती है। HNI कैटेगरी के लिए 13.5% रिजर्व है। इसमें HNI कैटेगरी दो पार्ट में डिवाइड है। जो 10 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए 9% रिजर्व है, और जो 10 लाख से कम इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए 4.5% रिजर्व है। और लास्ट है रिटेल कैटेगरी, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ 9% रिजर्व है। ये यहाँ पे 35% तक रिजर्व हो सकता है। अब इसमें आपने कभी कभी सुना होगा कि कोई आईपीओ है जो फुल सब्सक्राइब्ड हो गया, या कोई आईपीओ है जो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, या कभी कभी आपने सुना होगा कि ये आईपीओ 3x सब्सक्राइब हो गया या 2x सब्सक्राइब हो गया। इसका मतलब क्या है, तो इसको हम समझते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि इस आईपीओ में कुल 100 शेयर है, और QIB कैटेगरी के लिए जो शेयर रिजर्व है वो कितना 27% है, अर्थात 27 शेयर रिजर्व है। अब अगर QIB कैटेगरी में टोटल 27 लोगों ने अप्लाई किया तो क्या होगा कि 27 शेयर है, 27 लोगों ने अप्लाई किया तो सभी को एक एक शेयर मिलने का संभावना है, क्योंकि 27 शेयर था और 27 लोगों ने ही अप्लाई किया। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। अब सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि 27 शेयर था और 54 लोगों ने अप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना शेयर था उसका दुगुना लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये 2x सब्सक्राइब्ड हो गया। इसी प्रकार जब 3 गुना लोग अप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे कि 3x सब्सक्राइब्ड हो गया। तो इस प्रकार जितना शेयर है अगर उतना लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उसको हम बोलेंगे कि फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, और अगर जितना शेयर है उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उसको हम बोलेंगे कि ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब अगर आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, सभी को एक एक शेयर अलॉट कर देगी। लेकिन अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया तो कंपनी क्या करेगी, तो इस केस में कंपनी लॉटरी कर देती है। लॉटरी में जिसका नाम आता है कंपनी आईपीओ उसको अलॉट कर देती है। इस प्रकार ज्यादातर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और उस केस में कंपनी लॉटरी कर देती है और लॉटरी के बेसिस पे ही शेयर को अलॉट करती है। हमने यहाँ एग्जांपल लिया था QIB में कि QIB में ओवर सब्सक्राइब किसको बोलेंगे, फुल्ली सब्सक्राइब किसको बोलेंगे। इसी तरह आपका रिटेल कैटेगरी में ये भी हो सकता है, HNI कैटेगरी में हो सकता है। सभी के लिए कंडीशन अलग अलग भी हो सकता है। हो सकता है कि इस कैटेगरी में फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया लेकिन यहाँ इस कैटेगरी में फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ, और हो सकता है कि फिर इस कैटेगरी में फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। तो ये किसी भी कैटेगरी में फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। किसी भी आईपीओ में ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है, इसका मतलब है कि उस आईपीओ का डिमांड ज्यादा है, ज्यादा लोग उसका डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। और जब ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उस आईपीओ का लिस्टिंग के बाद प्राइस हाई होने की संभावना है, और लिस्टिंग हाई होगा तो प्रॉफिट भी आपको हाई मिलने का संभावना है। अब आईपीओ में जब आप अप्लाई करेंगे तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम आपको 15,000 रुपये का अप्लाई करना होगा, और मिनिमम आप जब 15,000 के लिए अप्लाई करेंगे तो 15,000 में उस कंपनी का जितना शेयर आएगा सब आपको दे दिया जाएगा। अगर कंपनी का शेयर प्राइस 5 रुपया है तो 15,000 में जो शेयर आएगा उसमें आपको दे दिया जाएगा, और 15,000 में जितना शेयर मिलेगा उसको हम एक लॉट बोलेंगे। तो जब भी आप शेयर को अप्लाई करेंगे लॉट के अनुसार कर सकते हैं। अगर एक लॉट करेंगे तो आपको 15,000 लगेगा, अगर 2 लॉट करेंगे तो फिर 30,000 लगेगा, 3 लॉट करेंगे तो 45,000 लगेगा। कभी भी आईपीओ में आप अपने अनुसार शेयर को बाय नहीं कर पाएंगे, आपको लॉट में ही शेयर को बाय करना होगा। अब आप यहां तक समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। जब आप किसी भी कंपनी से आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर को बाय नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट कंपनी से शेयर को बाय करते हैं, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जबकि स्टॉक एक्सचेंज को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो कंपनी से जब शेयर को बाय करते हैं तो वो आपको लो रेट में मिल जाता है, अर्थात प्रत्येक शेयर आपको कम दाम में मिल जाता है, और जब आप इसको फिर लिस्टिंग होने के बाद सेल करते हैं तो वो चांसेस होता है कि वहां आप इसको हाई रेट में बेच पाए। और लो रेट से खरीदने और हाई रेट पर बेचने में टोटल आपको 10 दिन का समय लगता है। तो इस प्रकार 10 दिन में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अर्थात आपका पैसा डबल हो सकता है, और कभी कभी यह ट्रिपल भी हो जाता है या उससे ज्यादा भी रिटर्न दे देता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई शेयर नेगेटिव भी लिस्ट होता है, तो उस केस में आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए और किस आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए।
तो आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ आईपीओ को देख लेते हैं जो रिसेंटली आया है और उसने कितना % प्रॉफिट दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं टाटा टेक का आईपीओ जिसका बाई प्राइस 500 था। मतलब कंपनी से जब आईपीओ के रूप में लिया गया तो कंपनी से ये 500 में मिल गया उसको, और लिस्टिंग डे इसका प्राइस 1330 रुपया था। तो अगर आपको 500 पर आईपीओ मिला होगा और अगर आपने 1330 रुपया पर इसको बेचा होगा तो आपको 10 दिन में 166% का प्रॉफिट हो गया होगा। इसी प्रकार इरेडा का आईपीओ 32 रुपये बाई प्राइस था और इसका लिस्टिंग डे प्राइस 59.99 था, और इस आईपीओ में मात्र 10 दिन में 87% का प्रॉफिट मिला। इसी प्रकार मोती सन्स में 83% का प्रॉफिट मिला, डॉम्स में 77% का प्रॉफिट मिला, पारस में 281% का प्रॉफिट मिला। यहाँ आप देख सकते हैं कि पैसा लगभग ट्रिपल हो गया इस केस में, और जोमेटो में 65% का प्रॉफिट मिला। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन सब आईपीओ ने लगभग 10 दिन में पैसा को डबल कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ को अप्लाई करने से पहले किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि लॉस होने की संभावना कम हो जाए। तो सबसे पहले आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखना चाहिए, जिसको हम शॉर्ट में जीएमपी बोलते हैं। आप जिस भी आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखकर जीएमपी लिख देना है और सर्च कर देना है, आपको जीएमपी मिल जाएगा। जीएमपी एक डाटा है जो आपको परसेंटेज फॉर्म में दिखेगा। और जीएमपी क्या बतलाता है? जीएमपी बतलाता है कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपको कितने % का प्रॉफिट होने की संभावना है। तो इसीलिए जीएमपी जितना हाई होगा उस आईपीओ में आपको उतना अधिक % प्रॉफिट होने की संभावना है। लेकिन जिस आईपीओ का जीएमपी बिलो 30% होता है उस कंपनी के आईपीओ में मैं अप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि अप्लाई करने के बाद लिस्टिंग के लिए हमें लगभग 10 दिनों का वेट करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इन 10 दिनों में मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो जाता है और मार्केट गिरने लगता है। उस केस में आईपीओ का जीएमपी भी सडनली गिर जाता है। तो इससे हमें इस कंपनी के आईपीओ में लॉस होने का संभावना रहता है। इसीलिए जिस कंपनी के आईपीओ का जीएमपी बिलो 30% होता है उस कंपनी को मैं अप्लाई करने के लिए अवॉइड करता हूं। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देना है कि वो फ्रेश इशू है या ऑफर फॉर सेल है। अगर वो कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है तो उसको आप अप्लाई करने से अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी का टोटल इशू साइज 143 करोड़ है और इस कंपनी का फ्रेश इशू 112 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल में 31.81 करोड़ है। तो जिस कंपनी में टोटल ऑफर फॉर सेल के लिए होगा उस कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हैं, या जिस कंपनी में अधिक से अधिक ऑफर फॉर सेल के लिए होगा, फ्रेश इशू बहुत कम होगा, उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है बिजनेस या मार्केट डिमांड। आपको देखना है कि आप जिस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं उसका बिजनेस क्या है या फिर उसका डिमांड क्या है। अगर डिमांड अच्छा होगा तो उस कंपनी के आईपीओ का लिस्टिंग हाई होने की संभावना है और उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होने का संभावना हो। और फोर्थ, आपको मार्केट सेंटीमेंट देखना है, क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद 10 दिन के बाद वो शेयर एनएससी और बीएससी में लिस्ट होता है और उसके बाद आप उस शेयर को बेचकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो इन 10 दिनों में हो सकता है कि मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो जाए और आईपीओ का लिस्टिंग वैल्यू नीचे गिर जाए, जिससे आपको लॉस हो सकता है। तो जब मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो, अगर उस स्थिति में कोई आईपीओ आया तो उसको आप अप्लाई करने से अवॉइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि आईपीओ को आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो आईपीओ को आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो हमने जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहां से आप अपना आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। जीरोधा नंबर 1 ब्रोकर है तो आपको इसके साइट पर किसी प्रकार कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और अगर आईपीओ अप्लाई करने से पहले आपको ये सब चीजों को चेक करने में दिक्कत है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी कोई न्यू आईपीओ आएगा तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि उस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, और आईपीओ का मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो अब आप आईपीओ को पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आईपीओ को कैसे अप्लाई करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।